नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अभी मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके इंडियन हिस्ट्री को, और इसमें हम पढ़ेंगे आपके मिडवेल पार्ट है जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपका मध्यकालीन इतिहास है इसमें हम दो पार्ट पढ़ते हैं। एक तो आपके पढ़ा जाता है दिल्ली सल्तनत के बारे में, और दूसरा आपके पढ़ा जाता है मुगल काल के बारे में। आज जो हमारी क्लास होगी वो आपके मुगल काल पर आधारित होगी। ठीक है, अगर हम मुगल काल की बात करें तो 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक इसका जो टाइम पीरियड रहा है आपके मुगल काल का। 1526 ईस्वी में वो आपके दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है लोधी वंश, इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर पराजित करता है। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में, और उसके बाद आपके लोधी वंश का हो जाता है अंत और एक नया वंश आ जाता है जिसका नाम है मुगल वंश। तो मुगल वंश का जो संस्थापक वो कौन है? आपका बाबर। तो हम डायरेक्ट ये नहीं पढ़ेंगे भाई 1526 में उसने युद्ध किया और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई। जो आपका बाबर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका जीवन परिचय क्या है, कब उसका जन्म हुआ, कौन इसके माता पिता थे, और वो इतना बहादुर कैसे है कि उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को अंत कर दिया और खुद का एक नया वंश उसने स्थापना की जिसका नाम है आपके मुगल वंश। ठीक है, तो हम बात करेंगे वो भारत में कैसा आया था और उसका जीवन परिचय के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आपका जो मुगल काल है, मुगल काल, ठीक है, मुगल वंश है, उसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। दोस्तों याद रखना, 1526 से 1707 ईस्वी तक इनके बीच में जो शासक थे, हमें ज़्यादा उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, उसी में से आपको पढ़ना है। ठीक है, 1707 से 1857 ईस्वी तक बीच में कुछ क्वेश्चन आते नहीं आपके, तो उसको हम पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, अब जो 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जितने भी शासक थे ना, सब निठल्ले, सब निकम्मे, सब लापरवाह सिद्ध हुए थे, इसीलिए उसके बाद हम पढ़ते ही नहीं उसको। ठीक है, जो लायक होता उन्हीं के बारे में पढ़ा जाता है, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके मुगल काल को। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो मुगल है इसका मतलब क्या होता है। तो मुगल का अर्थ होता है आपका बहादुर। क्या होता है मित्रों? बहादुर यानी ब्रेव, बहादुर यानी ब्रेव। ठीक है, ये जो मुगल शब्द है वो आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है आपका मंगोल, कौन सा है मित्रों? मंगोल। और एक है आपका इसमें तुर्की, कौन सा है मित्रों? तुर्की। अब जो मंगोल है उसमें एक शासक आता है जिसका नाम है चंगेज खां। क्या नाम है मित्रों? चंगेज खां। बहुत ही क्रूर राजा था। ठीक है, रियल नाम पूछे तो आपका कौन सा? इसने मंगोल वंश की स्थापना की थी, ये संस्थापक है आपके मंगोल वंश का। और ये कौन था आपका? रियल नाम पूछे तो वो है आपका तैमूरचिन। क्या नाम है मित्रों? तैमूरचिन। ठीक है, और तुर्की में एक शासक था जिसका नाम है तैमूर। क्या नाम है मित्रों? तैमूर लंग। ध्यान रखना, ये 1398 ईस्वी में कहाँ आया था? आपके भारत आया था। तो 1398 ईस्वी में भारत आया था आपका तैमूर लंग। भारत को बहुत लूटा, दिल्ली को इतना लूटा कि भारत में पूरी आ गई गरीबी। क्या आ गई मित्रों? गरीबी। बहुत बेकार राजा था ये आपका तैमूर। ठीक है, अब जो आपका चंगेज खां है इसकी 13वीं वंशज आती है जिसका नाम है कुतलुग, कुतलुग निगार खानम। कौन है मित्रों? कुतलुग निगार खानम। और तैमूर लंग का चौथा वंशज आता है जिसका नाम है उमर शेख मिर्जा। क्या नाम है मित्रों? उमर शेख मिर्जा। अब इन दोनों की हो जाती है मित्रों लव मैरिज। क्या हो गई इनकी? लव मैरिज। ठीक है, अब लव मैरिज हो गई तो रिजल्ट कब आएगा? तो अब आपको ही पता है 14 फरवरी को आएगा रिजल्ट। तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कुतलुग निगार खानम देती है एक पुत्र को जन्म जिसका नाम है मित्रों बाबर। क्या नाम है उसका? बाबर। तो ये जो बाबर है, ठीक है, ऐसा मत समझना 14 फरवरी को हुआ, बहुत रोमांटिक होगा। ठीक है, ये रोमांटिक था लेकिन बहुत एडवांस था। इतना एडवांस था कि मात्र 7 साल की आयु में सारी युद्ध नीति सीख गया और एक सपना देखा कि मुझे क्या करना है? भारत पर अधिकार करना है। इसके पूर्वज जो तैमूर है, ठीक है, उसने तो भारत को लूटा है, उसने तो भारत को लूटा है, लेकिन मुझे भारत पर अधिकार करना है, वहाँ अपनी सत्ता जमानी है। तो ये अपने सपने देखने लग गया। अब किसके? भारत के। दोस्तों बाबर बहुत युद्ध हारता भी और बहुत युद्ध जीतता भी है। ठीक है, ये जब युद्ध हारता है तो ये कभी दुखी नहीं होता था। ठीक है, वापस इकट्ठी करता था सेना, वापस अपनी शक्ति को एकत्रित करता और फिर वापस उस पर युद्ध करता। कौन? आपका बाबर। जिसको अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास होता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ध्यान रखना, बाबर को अपने कदमों की काबिलियत पर इतना विश्वास था, ठीक है, कि मात्र 7 साल की आयु में सपना देख के मुझे क्या करना है? भारत पर अधिकार करना है। जहाँ आपकी दिल्ली सल्तनत चल रही थी, ठीक है, उस टाइम इसने बोला कि मुझे भारत पर अधिकार भी करना है। तो अब जो बाबर है इसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका बचपन का नाम जहीरुद्दीन है।
क्या नाम है मित्रों? जहीरुद्दीन। ठीक है, तो ध्यान रखना जहीरुद्दीन बचपन किसका नाम है? बाबर का बचपन का नाम है जहीरुद्दीन। जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो मित्रों ये हुआ था आपके फरगना में। तो जो उमर शेख मिर्जा है वो आपके फरगना का शासक था। किसका शासक था? फरगना का, जो आपके मध्य एशिया के ट्रांसऑक्सानिया प्रांत में पड़ता है और वर्तमान स्थिति इसकी है उज्बेकिस्तान में। कहाँ है मित्रों? उज्बेकिस्तान में। अब फरगना का शासक कौन है? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, 14 फरवरी 1413 ईस्वी को हो गया बाबर का जन्म। जो बाबर की माता उसका नाम है कुतुब निगार खानम, पिता उमर शेख मिर्जा है। ये चंगेज वंश की 13वीं वंशज है। तो बताओ बाबर कौन सा होगा? तो आप बोलोगे 14 वंशज होगा। तो जो बाबर है वो माता पक्ष की ओर से 14 वंशज था। ठीक है, और जो बाबर है वो पिता पक्ष की ओर से कौन सा होगा? आपका 5वां वंशज। तो ये भी याद रखना, प याद रखना, 5 पिता पक्ष की ओर से। ठीक है, तो पिता पक्ष की ओर से 5वां था और माता पक्ष की ओर से कौन सा था? वो 14 वंशज था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो उमर शेख मिर्जा वो कहाँ का शासक था? आपके फरगना का शासक था। और बाबर का जन्म कहाँ हुआ? आपके फरगना में। अब फरगना के आसपास के जो राज्य है जैसे समरकंद है, ताशकंद है, तो इसके रिश्ते आपके उमर शेख के साथ अच्छे नहीं थे। इसके रिश्ते उमर शेख के साथ अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो ये क्या करना चाहते? हमेशा फरगना पर अधिकार करना चाहते हैं। लेकिन जब तक उमर शेख वहाँ का शासक था तब तक तो वो उमर शेख ने उनको आने नहीं दिया। ठीक है, लेकिन जैसे उमर शेख की हो जाती है मृत्यु 8 जून 1494 ईस्वी को। कब होती है मित्रों? 8 जून 1494 ईस्वी को। तो 8 जून 1494 ईस्वी को जो उमर शेख है उनकी क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों जो 1494 ईस्वी में है उमर शेख की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब उमर शेख की मृत्यु हो गई तो अब बताओ शासक कौन बनेगा? तो शासक बनेगा आपका बाबर, जो इसका बेटा था। लेकिन बाबर आप देखोगे 1483 ईस्वी में तो उसका जन्म हुआ था, यानी मात्र 11 वर्ष और 4 माह की आयु में उसके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जब बाबर कितना था? 11 वर्ष और 4 माह का था। तभी सारे लोग जो उनके थे वो ये चाह रहे थे कि भाई इतनी अल्प आयु में इसको हम शासक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको फरगना ये कैसे चलाएगा इतनी कम उम्र में। और आसपास के जो राज्य थे उनको भी मौका मिल गया था फरगना पर अधिकार करने का। लेकिन जो बाबर है उसकी दादी के एहसान या उसकी सहायता से वो क्या बन जाता है? आपके फरगना का शासक बन जाता है। और उसकी दादी का नाम है आपका एहसान दौलत बेगम। तो बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के एहसान व सहायता से क्या बन जाता है? 1494 ईस्वी में वो क्या बन जाता है? फरगना का शासक बन जाता है। फरगना का क्या बन गया मित्रों? शासक। कौन बना? आपका बाबर। मित्रों ध्यान रखना, बाबर की दादी का नाम क्या है? एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलत बेगम। तो एहसान दौलत बेगम के एहसान से वो क्या बन जाता है? फरगना का शासक बन जाता है। मात्र 11 वर्ष 4 माह की आयु में, 11 वर्ष 4 माह की आयु में फरगना का क्या बन गया? शासक बन गया। ठीक है, अब इसके आसपास जो राज्य थे समरकंद और आपके ताशकंद, तो उनको मौका मिल गया था भाई मुझे क्या करना? अब अधिकार करना है। लेकिन वो तो आक्रमण करने वाले थे, लेकिन तभी बाबर ने सोचा कि मैं इन पर आक्रमण कर लेता हूँ। क्या करूँ? मैं उन पर आक्रमण कर दूँ। तो इसीलिए जो बाबर है आपके, देखो ये आपका फरगना है। क्या है मित्रों? आपका फरगना। इसके पश्चिम में पड़ता है आपका समरकंद। क्या पड़ता है मित्रों? समरकंद। ठीक है, अब फरगना में कौन बैठा है? आपका बाबर। फरगना में कौन बैठा है? आपका बाबर। तो बाबर क्या करता है? आपके समरकंद पर आक्रमण करता है। 1496 ईस्वी में पहला आक्रमण करता है। 1496 ईस्वी में क्या करता है? वो आपके पहला आक्रमण करता है। किस पर करता है? आपके समरकंद। आप सोचो कि 1494 ईस्वी में तो ये शासक बना था और इसी के 2 वर्ष बाद यानी मात्र 13 वर्ष की आयु में वो समरकंद पर आक्रमण भी कर देता है। लेकिन इसको अनुभव ना होने के कारण, इतना एक्सपीरियंस था युद्ध का, तो इसको अनुभव ना होने के कारण वो अपने पहले आक्रमण में क्या होता है मित्रों? असफल हो जाता है। तो इस आक्रमण में वो क्या हो गया? आपके असफल हो गया। इस आक्रमण में क्या हो गया? वो असफल हो गया। लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी। क्या नहीं मानी मित्रों? हार नहीं मानी। और वापस आपके अगले साल ही बाबर क्या करता है? 1497 ईस्वी में समरकंद पर करता है अधिकार। समरकंद पर क्या कर लेता है? वो अधिकार कर लेता है। यानी ये जो आक्रमण है वो हो जाता है उसका सफल, अधिकार करता है। और समरकंद का जो राजा था, शासक था, जिसका नाम है अली मिर्जा। क्या नाम मित्रों? अली मिर्जा। वो उस टाइम यहाँ का शासक था। तो 1497 ईस्वी में जो बाबर है उसने अली मिर्जा को हराया। तो अब अली मिर्जा कहाँ चला जाता है? अपने मित्र सेवानी खां की शरण में।
अपने मित्र सेवानी खां की शरण में चला जाता है। मित्रों, सेवानी खां है वो एक उज्बेकिस्तान का एक नेता था, यानी उज्बेक नेता था, ठीक है। सेवानी खां वो बहुत ही बहादुर और बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि ये युद्ध नीति जानता था, इसका नाम है तुलगुमा युद्ध नीति। और ये तुलगुमा युद्ध नीति बाबर है वो इससे सीखता है, सेवानी खां से। बाबर बहुत बार इससे हारता है, सेवानी खां से, लेकिन मैंने बताया ना, बाबर अपने कदमों पर काबिलियत है, अपने जो कदमों की काबिलियत है उस पर उसको बहुत विश्वास है, इसीलिए वो क्या करता है, इसको सेवानी खां से युद्ध नीति सीखता है, जिसका नाम है तुलगुमा युद्ध नीति। यानी अपने दुश्मनों से वो कुछ सीख रहा है। ये देख लो, हर युद्ध में वो कुछ ना कुछ सीखता है आपका बाबर, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं हर एग्जाम से कुछ ना कुछ सीखो। एग्जाम में फेल हुए कुछ नहीं, लेकिन उससे कुछ ना कुछ आपको सीखो, तभी आप एक दिन जरूर सफल होंगे। तो ध्यान रखना, 1497 ईस्वी में बाबर क्या करता है, आपके समरकंद पर करता है अधिकार। दोस्तों, समरकंद को अपने अधीन में लेना बाबर का मान लो पहला सपना है, छोटा सा सपना है, मुझे क्या करना है, समरकंद पर अधिकार करना है। अब इसने जब पहला सपना देखा और वो अपने मात्र 14 वर्ष की आयु में अपना पहला सपना पूरा कर रहा है, तो सोचो वो कितना खुश होगा। अरे बाबर इतना खुश हो गया था, उत्सव बनाने लगा, मज़े लेने लग गया। समरकंद में बैठा है, अब क्या ले रहा है, मज़े लेने लगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जैसे ये मज़े ले रहा है यहाँ कहीं, तब इसका फरगना से ध्यान तो हट जाता है, यानी वो फरगना को लेकर क्या हो जाता है मित्रों, लापरवाह हो जाता है। इतना लापरवाह होता है, ये भूल ही गया कि मैं कभी फरगना से आया हूँ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 100 दिन रुकता है। कितना दिन रुकता है मित्रों, 100 दिन। अब आपको पता है कि यहाँ की गद्दी है खाली, यहाँ की जो कुर्सी है खाली, और कुर्सी के बैठने के लिए बहुत है, तो इससे क्या घर वालों ने क्या कर लिया, इस पर विद्रोह कर दिया। इसका नाम था जहांगीर मिर्जा, जो इसका सौतेला भाई था। कौन था मित्रों, जहांगीर मिर्जा। तो जहांगीर मिर्जा ने क्या किया, विद्रोह किया। तो मात्र 100 दिन रुकता है, 100 दिन मज़े ले रहा है। फिर उसको खबर आई भाई फरगना में तो आपके खिलाफ विद्रोह होने लग गया, तो उसका चलो फिर फरगना। तो अब जैसे ये फरगना में जा रहा है, आते ही यहाँ आते पता चल गया कि भाई जहांगीर मिर्जा तो बैठ गया अपनी कुर्सी पर, कुर्सी खाली क्या छोड़ी, पीछे अपने भाइयों ने क्या कर लिया, उस कुर्सी पर अधिकार कर लिया। अब बाबर अटक गया रास्ते में, बीचों बीच बाबर अटक गया, ना तो इसके हाथ में है समरकंद, ना इसके हाथ में है फरगना। अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए का। अब इतना दुखी हो गया बंदा कि चला गया पहाड़ियों में। कहाँ चला गया मित्रों, पहाड़ियों में, गोजुंदा नामक पहाड़ियों में। कहाँ चला गया मित्रों, गोजुंदा नामक पहाड़ियों में, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ती है। तो अब वो गोजुंदा नामक पहाड़ियों में क्या कर रहा है, अपने दुख भरे पल व्यतीत कर रहा है, ठीक है। दुख भरे पल व्यतीत कर रहा है, क्योंकि अब इसके हाथ के ना तो समरकंद है, ना ही फरगना है। फिर भी कुछ कर करके वापस क्या करता है, फरगना पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। और जैसे वो फरगना पर अधिकार करता है, लेकिन उसका सपना तो वही है कि मुझे तो वापस क्या करना है, समरकंद जाना है। क्योंकि जो बाबर है वो एक पर्यावरण प्रेमी था, और जो आपका समरकंद है वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही शुद्ध था, और बाबर यहाँ रहना चाहता था, ठीक है। बाबर को क्या करना, वापस समरकंद जीतना है। इसलिए बाबर क्या करता है, वापस 1501 ईस्वी में, 1501 ईस्वी में वापस वो समरकंद पर क्या कर लेता है मित्रों, अधिकार कर लेता है। तो 1501 ईस्वी में समरकंद पर कर लिया अधिकार। किसने किया मित्रों, आपके बाबर ने। तो समरकंद पर अधिकार कर लिया बाबर ने। तो अब समरकंद पर अधिकार हो गया किसका, बाबर का। लेकिन बाबर का एक दुश्मन बैठा है जिसका नाम है सेवानी खां। क्या नाम मित्रों, सेवानी खां। तो 1502 ईस्वी में जो सेवानी खां है, कौन है मित्रों आपके, सेवानी खां। सेवानी खां ने बाबर को कर दिया पराजित। क्या कर दिया, पराजित, और बाबर को भगा दिया समरकंद से। तो अब समरकंद से वापस कौन भाग गया, बाबर। वापस आया समरकंद हाथ में, लेकिन वापस समरकंद चला गया। फिर इसने सोचा भाई अब तो हमारे समरकंद तो हमारे नसीब में है ही नहीं, ठीक है, हमारा समरकंद तो हमारे नसीब में है ही नहीं, तो अब समरकंद को छोड़ो, कुछ नई जगह देखते हैं। इसीलिए वो क्या करता है, आपके 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में वो काबुल पर करता है अधिकार। किस पर अधिकार करता है मित्रों, काबुल पर वो करता है अधिकार। अब वो ये चाहता है कि मैं काबुल में तो क्या करूँ, स्थायित्व तो पैदा करूँ, यानी अब तो मैं काबुल में स्थायी हो जाऊँ, यहाँ से हिलू ही ढिलू ही नहीं, अपने काबुल ही रहूँ। इसलिए वो क्या करता है, काबुल में एक बगीचा बना देता है जिसका नाम है मनमोहक बगीचा। क्या नाम है मित्रों, मनमोहक बगीचा। मनमोहक बगीचा बना लिया, और वहीं वो क्या करना लगा, रहने लगा। दिन भर मनमोहक बगीचे में बैठा, झूले खाता बैठा, मजा करता काबुल में। कौन, आपका बाबर। ध्यान रखना, जो बाबर है वो काबुल में क्या करता है, 1504 ईस्वी में अधिकार करता है, और काबुल की जनता से बहुत प्यार करता है बाबर। इतना प्यार करता है, जो भी धन आता
लूटता कोई भी धन काबुल की प्रजा में बांट देता। इसलिए जो काबुल की प्रजा बहुत सुखी रह रही थी, मज़े ले रही थी बाबर के राज में, इसीलिए उसने बाबर को बोला कि आप तो एक मस्त कलंदर हो। क्या हो? मस्त कलंदर। तो बाबर को एक उपाधि दी गई, क्या दी गई? मस्त कलंदर, या आप कह सकते हो एक संज्ञा दी गई, क्या? मस्त कलंदर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जो बाबर है वो काबुल में है ना एक चांदी के सिक्के जारी करता है जिसका नाम है शाहरुख। क्या नाम है मित्रों? शाहरुख। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किसने कर लिया? आपके बाबर ने। मनमोहक बगीचा बने वहाँ ले रहा था प्रकृति के मजे, ठीक है, पर्यावरण के मजे ले रहा था आपका बाबर। अब ध्यान रखना 1507 ईस्वी में 1507 ईस्वी में इसने अपने पूर्वजों की उपाधि, अब इसको क्या हो रहा था कि इसने शादी 2-3 कर ली, ठीक है, 3 शादी कर ली, लेकिन इसको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो बाबा को बोला साहब मेरे तो पुत्र नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा नालायक कैसे होगा, तू पहले अपने पूर्वजों की उपाधि तो छोड़। यानी इसने बोला कि भाई पहले अपने पूर्वजों की उपाधि यानी मिर्जा को छोड़ दे। तो इसने क्या किया 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि तो क्या कर ली, इसने छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद इसने नई उपाधि धारण की, जो कौन है? आपके बादशाह। तो बादशाह की उपाधि धारण कब की थी बाबर ने? 1507 ईस्वी में। ठीक है, तो अब बादशाह की उपाधि धारण कर ली। अब जैसे बादशाह की उपाधि धारण की कि बाबा ने बोला भाई कि बादशाह की उपाधि धारण कर तेरे को पुत्र प्राप्ति होगा। तभी इसको क्या हुआ 1508 ईस्वी में मनमोहक बगीचे में बैठा झूले मजे ले रहा था। तब इसको खुशखबरी मिल गई कि साहब की जो तीसरी बेगम है जिसका नाम है महम, क्या नाम है मित्रों? महम, उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो है आपका हुमायूं। कौन है? हुमायूं। तो 1508 ईस्वी में क्या हुआ सा? बाबर को पुत्र प्राप्ति, बाबर को किसकी प्राप्ति हुई? पुत्र की प्राप्ति हो गई। पुत्र का नाम है आपका नासिरुद्दीन हुमायूं। क्या नाम मित्र? नासिरुद्दीन हुमायूं। और इस हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। जो हुमायूं है खुद तो भाग्यशाली नहीं था बेचारा, लेकिन अपने पिता और अपने बेटे के लिए बहुत भाग्यशाली था। ठीक है, लेकिन खुद ने कोई मजे नहीं लिए लाइफ में। ठीक है, लड़ खड़ा है अपने पूरे राज्य में, जितनी इसकी ज़िंदगी थी बस लड़ खड़ा में गुजर गई और वैसे वो मर गया। अब भाग्यशाली कौन था? आपका हुमायूं। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। पुत्र प्राप्ति हुई हुमायूं। तो अगर हुमायूं की माता का नाम पूछे तो वो है आपका महम बेगम। क्या नाम है मित्रों? महम बेगम, जो बाबर की क्या थी? तीसरी पत्नी थी। तीसरे नंबर की पत्नी कौन थी आपके? महम बेगम थी। बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4, और एक क्या थी? उसकी पुत्री थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे उनके बारे में। तो बाबर को पुत्र प्राप्ति हुई 1508 ईस्वी में जिसका नाम है हुमायूं, भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। हुमायूं की माता का नाम क्या है मित्रों? महम बेगम। ठीक है, अब 1508 ईस्वी में हो गया था इसके बेटे का जन्म, यानी इसकी ये तो इच्छा पूरी होगी भाई, अब इसको राज्य जो इसका है वो संभालने वाला आ गया था। ठीक है, अब क्या हुआ मित्रों? इसका एक दुश्मन प्रतिद्वंदी नाम है सेवानी खां, जिसके नाम से बाबर डरने लग गया था। इतना खौफ आ गया था उसका, बाबर डरने लग गया भाई सेवानी खां आएगा वापस मेरे को हटा लेगा, इससे अच्छा मैं क्या करूं? किसी के साथ संधि कर लूँ, किसी के साथ मिल जाऊं और दोनों मिलके क्या करेंगे? सेवानी खां को मार डालेंगे। इसीलिए 1510 ईस्वी में ईरान का शासक था जिसका नाम क्या है मित्रों? ईरान का शासक का नाम क्या है? शाह इस्माइल। क्या नाम है मित्रों? शाह इस्माइल। शाह इस्माइल ने क्या की? बाबर के साथ कर ली संधि। अब दोनों मिल गए, बोलते ना एकता में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है। दोनों मिल गए और इसने क्या किया? युद्ध किया। किसके साथ? सेवानी खां के साथ। अब सेवानी खां के साथ किया युद्ध, और इस युद्ध को बोला जाता है मरवा का युद्ध। क्या बोला जाता है मित्रों? मरवा का युद्ध। तो मरवा का युद्ध हो रहा है शाह इस्माइल और सेवानी खां के बीच में, और सेवानी खां की हो गई मृत्यु। सेवानी खां की क्या हो गई मित्रों? मृत्यु। तो अब ऐसे समझ लो हुमायूं उसके लिए कितना भाग्यशाली था। 1508 ईस्वी में क्या हो गया था? उसका जन्म। वो बोलते ना मारवाड़ी में पग फेरा अच्छा था, तो उसका पग फेरा इतना अच्छा था कि 1510 ईस्वी में इसका सबसे बड़ा दुश्मन सेवानी खां के क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जो सपना देखता है, कौन देखता है? आपका बाबर, मुझे क्या करना है? भारत पर अधिकार करना है। अब वो सपना भी धीरे धीरे क्या होने लगा? उसका पूरा होने के लिए टाइम आ ही रहा था। ठीक है, समय व्यतीत हो रहा था। 1510 ईस्वी में हो गया भाई, ईरान ने शाह इस्माइल ने क्या किया? सेवानी खां को मार डाला। तो बाबर का सबसे बड़ा दुश्मन तो हो गया खत्म। ठीक है, ध्यान रखना मित्रों, ईरानियों से बाबर क्या करता है? तोप चलाना सीखता है। तोप चलाना सीखता है किससे? ईरान से। और तुलगुमा युद्ध पद्धति किससे सीखता है? आपके सेवानी खां से, यानी उज्बेगों से। ठीक है, अब क्या हुआ
अब बात करते हैं कि जो आपका बाबर है बहुत ही अच्छा लेखक था, उसने अपनी आत्मकथा भी लिखी, खुद के ऊपर एक बुक भी लिखी जिसको हम बोलते हैं आत्मकथा, ठीक है, जिसका नाम है तुझो के बाबरी या बाबरनामा उसको हम बोलते हैं। अब क्या हुआ कि अब बात करते हैं भाई इसने भारत पर कैसे आक्रमण किया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो अगर हम बात करें भाई ये आपका भारत है, भाई मुझे नक्शा देता अच्छा बनेगा नहीं, तुम मान लो ये अपना भारत है, ये जो बेल्ट है जो पहले अभी तो पाकिस्तान में लेकिन पहले वो कहाँ आता था, आपके भारत में आता था। तो यहाँ एक स्थान था जिसका नाम है बेजोर, क्या है मित्रों, बेजोर। यहाँ एक जनजाति रहती थी जिसका नाम है यूसुफ जई, यूसुफ जई। मित्रों ध्यान रखना यूसुफ जई जाति है वो एक लुटेरे थे, क्या थे मित्रों, लुटेरे थे, लूटने का काम था यूसुफ जई जाति को। अब क्या हुआ, धीरे धीरे यूसुफ जई जाति है ना वो घुस गए आपके बाबर वाले एरिया में। अब बाबर वाले एरिया में घुस गया और उसकी प्रजा को करने लगे तंग। तो प्रजा ने तंग आकर बोल दिया अपने बाबर को रे कि एक जाति आती है यूसुफ जई, लूटती है वापिस चली जाती है, कुछ ना कुछ तो करो उसका इलाज। तब बाबर क्या करता है 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में क्या करता है, बेजोर पर करता है आक्रमण। क्या करता है मित्रों, आक्रमण करता है, ठीक है। तो बेजोर पर करता है आक्रमण 1519 ईस्वी में। और बोला जाता है कि 1519 में ये भारत पर क्या था, उसका पहला आक्रमण था। तो ध्यान रखना पहले ये भारत में था, अभी तो पाकिस्तान में। तो भारत पर पहला आक्रमण कौन करता है, आपका बाबर। कब करता है, 1519 ईस्वी में, ठीक है। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने किया था, तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो भारत पर पहला आक्रमण करता है 1519 ईस्वी में। और इसी आक्रमण में वो क्या करता है, तोप खाने का प्रयोग करता है मित्रों। तोप खाने का क्या करता है प्रयोग, जो इसने ईरानियों से सीखा, ध्यान में रखना, तोप खाने का करता है वो प्रयोग। कब करता है, आपके 1519 ईस्वी में, ठीक है। तो बेजोर पर उसने कर दिया आक्रमण और बेजोर पर क्या कर लिया उसने, अधिकार। और उसी की थोड़ी देर बाद एक भैरवदूर पर भी क्या करता है, अधिकार कर लेता है। यानी उसने बेजोर व भैरव नामक स्थान को अपने अधीन कर लिया, ठीक है, अपने अधीन कर लिया। अब इसको लगा रे मैं सपना देख रहा था मात्र 7 साल की आयु में मुझे कहाँ जाना है, भारत पर अधिकार करना है। अब भारत के आसपास मैं आ ही गया हूँ, भारत के आसपास तो मैं आ ही गया हूँ, लेकिन अंदर कैसे घुसूँ, अंदर कैसे घुसूँ, मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम और ये भी नहीं मालूम अभी भारत में चल क्या रहा है, ठीक है। तो उसने कहा चल तो थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़े दिन और वेट करते हैं, ठीक है। इतने दिन किए, इतने साल के, तो थोड़े साल और वेट करते हैं। तो 1519 ईस्वी में उसने क्या किया, बेजोर और भैरवदूर पर अधिकार कर लिया और वापस चला जाता अपने काबुल। और यहाँ एक हिंदू बेग को क्या बना देता है, प्रशासक बना देता है। हिंदू बेग को बना दिया प्रशासक, कहाँ का, बेजोर और भैरवदूर का। अब जैसे ये गया तो हिंदू बेग को भी वहाँ लोगों ने मार दिया, वापस आपके बेजोर और भैरवदूर को वापस आज़ाद कर दिया गया। अब मित्रों 1519 में पहली बार आक्रमण किया, यहाँ पे लूटा, बेजोर और भैरवदूर को लूटा, वापस कहाँ चला गया, काबुल चला गया। तो ये क्या करता है, आपके 1519 से 1524 तक 4 बार आक्रमण करता है आपके भारत पर, ठीक है। और चारों बार वो क्या करता है, भारत को लूटता है, वापस अपने काबुल चला जाता है। अब गया मारसा काबुल। अब काबुल जाने पर अपने प्रजा को बांटने लगा धन। क्या बांटने लगा मित्रों, धन। तो काबुल की जो प्रजा है, काबुल के जो लोग हैं, क्या है आपके लोग, अब जैसे धन बांटोगे तब तो अपने को अच्छा लगेगा। तो खुशी के मारे इसने क्या बोल दिया कि बाबर आप तो क्या हो, मस्त कलंदर हो, क्या हो, मस्त कलंदर हो, ऐसे हमें धन देते रहो, ऐसे हमें धन देते रहो। तो अब जो बाबर है ना वो भी बहुत प्रजा को प्रेम करता था, काबुल की प्रजा को, ठीक है। और इसने बोला भी है मैं मर जाऊँ तो मुझे क्या करना है, काबुल में दफनाना है। इसीलिए उसको पहले तो इंडिया में जो आगरा है वहाँ उसको दफनाया गया था, लेकिन बाद में वापस उसको जब खोला गया उसकी जो बाबरनामा था तब उसमें लिखा था मुझे काबुल की जनता से प्रेम है, इसलिए मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए 2 दिन तो आराम बाग में क्या कराया, उसको आराम कराया और फिर उसको वापस उठा के कहाँ कराया, काबुल में उसको दफनाया गया। और काबुल में इसका क्या है मित्रों, मकबरा बना हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मस्त कलंदर की जो संज्ञा वो किसने दी थी, काबुल की प्रजा ने दी थी। किसको दी थी, बाबर को। और काबुल में उसने एक सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के। कैसे थे मित्रों, चांदी के सिक्के, ठीक है। और उसको बोला गया शाहरुख। क्या बोला गया मित्रों, शाहरुख। तो शाहरुख नाम के जो चांदी के सिक्के वो किसने जारी करवाए थे, आपके बाबर ने, ठीक है, काबुल में करवाए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ मित्रों, 1519 से 1524 में 4 बार आक्रमण करता है, लूटता है, वापिस चला जाता है। तो अब भारत के लोगों में इसकी क्या हो गई, सब डरने लगे कि एक बाबर है, उसका एक लुटेरा है बाबर, एक बाबर है वो क्या है, लुटेरा। यानी आप ये समझ लो कि बाबर का जो
सर्टिफिकेट था, ठीक है, करेक्ट सर्टिफिकेट था, उस पर नाम लग गया, वो क्या एक लुटेरा है। क्या है मित्रों? लुटेरा। तो लोगों को लगने लगा कि बाबर क्या है अब आपके लुटेरा है, तो हम यहाँ तक ही छोड़ेंगे और लुटेरे पे क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर आगे देखते क्या सच में लुटेरा था या कुछ और इसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब क्या हुआ, जब इसने अपनी आत्मकथा लिखी तब इसने लिखा था कि भारत में 5 तो मुस्लिम राज्य थे और 2 थे आपके हिंदू राज्य थे, ठीक है। तो अब देखते हैं भारत पर कैसा उसमें आगमन हुआ था। तो मित्रों जो आपका भारत है, ठीक है, अब ध्यान रखना भारत में जो दिल्ली है, भारत का जो दिल्ली है, सेंटर पॉइंट है दिल्ली। तो दिल्ली में क्या था, आपके शासक था जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। क्या नाम है मित्रों? इब्राहिम लोदी, ठीक है। बहुत ही नालायक राजा था, बहुत ही नालायक शासक था, इसको कोई मतलब ही नहीं है। ये तो खुद ही अपनों पर हिस्सा करने लगा। चाचा को बोला भाग जाओ आप, पता नहीं कब मैं दिल्ली लूट ले। तो इसके एक चाचा था जिसका नाम है आलम लोदी। इसका चाचा है जिसका नाम क्या है मित्रों? आलम लोदी, ठीक है। और यहाँ आपके पंजाब है, ठीक है, पंजाब। और पंजाब का एक गवर्नर था जिसका नाम है दौलत लोदी। क्या नाम है मित्रों? दौलत खां या दौलत लोदी, ठीक है। अब मित्रों दौलत खां और दौलत आलम लोदी, ये दोनों में नाम लिखे ना, तो इसका क्या योगदान है देखो। अब क्या हुआ, जितने भी बाहर से आक्रमण करते हैं ना वो आते हैं इस दिशा से। कहाँ से आते हैं? आपके यहाँ से, ठीक है। अब दौलत खां सोचता है कि जो भी आता है भाई बाहर से आक्रमण करते हो उनके साथ लड़ता तो मैं हूँ, और दिल्ली पर बैठा इब्राहिम लोदी, यानी मज़े तो ले रहा है इब्राहिम लोदी और अपनी जान की बाजी लगा रहा हूँ मैं, तो क्यों ना मैं दिल्ली पर अधिकार करूँ। तो इसके मन में आ गया भाई मुझे क्या करना है, दिल्ली को जीतना है। क्या करना है मुझे? दिल्ली को जीतना है। यहाँ आलम लोदी बोल रहा है ये तो मेरे पे शक कर रहा है, इस साले को बाबर दिल्ली में रहने नहीं दूंगा। तब आप आलम लोदी सोचता है कि मुझे क्या करना है, दिल्ली पर अधिकार करना है। और यहाँ आपके मेवाड़, राजस्थान के मेवाड़ में बैठा राणा सांगा। अरे वो राणा सांगा वो इंसान है जिसने इब्राहिम लोदी को 2 बार तो हरा ही दिया है, खतौली का युद्ध और बारी के युद्ध में, ठीक है। 15, 17 और 18 में तो इसने हरा दिया इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी का जितना कॉन्फिडेंस था वो सब कर दिया उसने लो। बहुत कम हो गया बंदे का कॉन्फिडेंस। ये तो सोच रहा था अब मेरा दिल्ली ज़्यादा दिन हाथ में नहीं रहने वाली, ठीक है। और यहाँ राणा सांगा हो गया था प्रसिद्ध, बहुत फेमस हो गया था बंदा पूरे इंडिया में। महाराणा सांगा इतना शक्तिशाली इंसान है जिसने इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा दिया, ठीक है। ऐसे खेलते खेलते हरा दिया इब्राहिम लोदी को, जो दिल्ली सल्तनत का शासक है, ठीक है। लाखों सेना है इसके पास, फिर भी राणा सांगा ने इसको हरा दिया। जबकि राणा सांगा तो एक आंख ही नहीं है, इसकी एक आंख तो इसके भाई ने फोड़ दी थी इसकी। और जब ये युद्ध लड़ा था तो इसके एक हाथ और पाँव भी नहीं था, युद्ध में इसके एक हाथ और एक पाँव भी चला गया, तो भी बंदर ने हार नहीं मानी राणा सांगा ने। बहुत प्रतापी था आपका हमारा राजस्थान का राणा सांगा, ठीक है। तो अब इब्राहिम लोदी का चाचा कौन है? आलम लोदी और दौलत खां दोनों बनाते हैं प्लानिंग। अब ये दोनों बन गए दोस्त, सोचने लगे कैसे हम इब्राहिम लोदी को मारे और दिल्ली सल्तनत पर क्या करें, अधिकार करें। तब सोचा क्यों ना राणा सांगा से हेल्प ले, लेकिन आलम लोदी बोल रहा बेवकूफ़ है तू, राणा सांगा तो खुद चाहता है मैं दिल्ली पर अधिकार करूं, ठीक है, दिल्ली पर अधिकार करूं, ये राणा सांगा खुद चाहता है, और वो हमारी हेल्प क्यों करेगा, हमारे अंदर ऐसा है ही क्या, वो तो इतना प्रतापी अकेले हरा देगा इब्राहिम लोदी को। तो फिर बोला इसने क्या करें, फिर इसने सोचा कि क्यों ना हम बाहर वाले को सुपारी दे। क्या दे? बाहर वाले को इब्राहिम लोदी की दे दे सुपारी। तो इन्होंने सुपारी किसको दी? आपके बाबर को। तो इसका जो दौलत खां का जो बेटा है दिलावर लोदी, ठीक है, वही आपके एक लेटर लेके जाता है किसके पास? बाबर के पास। तो 1524 में एक लेटर लेके जाता है और किसको देता है? वो बाबर को, ठीक है। और सारी लोकेशन भेज देता है, फ़ोटो भेज देता है इब्राहिम लोदी की कि ये है दिल्ली सल्तनत पर बैठा है, इसको आपको मारना है, जितना धन लूटना है, वापस अपने काबुल चले जाना है। लेकिन ये तो बाबर वही है रे, 7 साल की उम्र में सोचा था भारत पर अधिकार करना है, तो ऐसे मौके को ये कैसे छोड़ता। बंदे को मिल गया मौका, पूरी मिल गई लोकेशन, सारा बता दिया इधर क्या चल रहा है, सब बता दिया। राणा सांगा कौन है, इतना मान इसने इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया। तो बाबर सोचता है क्यों ना मैं राणा सांगा के साथ क्या कर लूँ, संधि कर लूँ, यानी राणा सांगा से मांगता हूँ हेल्प। तो बाबर ने मांगी राणा सांगा से हेल्प, कि मुझे क्या चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए। फिर राणा सांगा ने सोचा ये तो मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये तो एक लुटेरा है, ठीक है, लूटेगा चला जाएगा तो मेरा अधिकार हो जाएगा दिल्ली पर। लेकिन जब राणा सांगा ने मीटिंग की थी तो मीटिंग में इसको सारे मित्र और मंत्री ने बोला कि राणा सांगा आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि ये जो बाबर है इसके इरादे अच्छे नहीं हैं, ये जरूर नहीं है लूटेगा वापिस चले जाएगा, क्या पता वो दिल्ली पर खुद आक्रमण अधिकार कर ले। तो
तब राणा सांगा ने सोचा बात तो सही है, और मैंने तो वैसे भी उसको 2 बार हरा दिया, ठीक है, तो मेरे को तो 30 बार हराना को जोर ही नहीं आएगा, मैं तो जाऊँगा उसको हरा दूंगा और दिल्ली पर अधिकार कर लूँगा। तब राणा सांगा ने सोच लिया अरे बाबर आवे तो आवे, हमें उसकी हेल्प नहीं करनी है। अब बाबर तो हो गया वहाँ से तैयार, क्योंकि राणा सांगा ने बोला मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो बाबर आपका तैयार हो गया कहाँ आने के लिए, भारत आने के लिए। तब वो क्या करता है 1526 ईस्वी में भारत पहुँच जाता है, ठीक है, भारत पहुँच गया, अपने बेटे हुमायूं को लेकर आ गया भारत में। अब क्या हुआ, जब वो भारत में आया तो तैयार हो गया 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए, और इब्राहिम लोदी को दे दिया नोटिस कि आ जाओ पानीपत के मैदान में। तो अब 21 जून 1526 ईस्वी में क्या होता है मित्रों, तो वो होता है आपके पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। मित्रों याद रखना पानीपत आपके हरियाणा में पड़ता है। अब पानीपत का प्रथम युद्ध है, इधर है आपका बाबर, कौन है मित्रों, बाबर, और यहाँ है आपके दिल्ली सल्तनत का शासक जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। मित्रों इसके पास है लाखों सेना, कितनी सेना है, लाखों, और बाबर के पास है मात्र 26,000, कितने हैं मित्रों, मात्र 26,000। अब बाबर आ गया मैदान में, कभी राइट में देखे कभी लेफ्ट में देखे, जैसे घोड़े की आवाज़ सुनी दी इधर देखता है अरे मेरा राणा सांगा आया होगा, फिर अब इधर देखता है मेरा राणा सांगा आया होगा, लेकिन राणा सांगा तो आया ही नहीं। फिर बाबर ने मन बना लिया भाई लड़ना तो अकेले ही है, अब ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इब्राहिम लोदी की लाखों सेना मेरे सामने कुछ ना हो, ठीक है। इसीलिए क्या करता है, जैसे मान लो ये आपका पानीपत का मैदान है, यहाँ है आपका दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी, और यहाँ है आपका बाबर, यहाँ बाबर की सेना है और यहाँ इब्राहिम लोदी की सेना, बीच में बना दी इसने खाई, क्या बना दी मित्रों, खाई। अब खाई में क्या करता है, इसने ऊपर रख दिए पत्ते टहनियान वगैरह, ठीक है, ये प्लानिंग कौन करता है, आपके बाबर। और बाबर क्या करता है, इसमें लाता है अपने तोपे, तो तोप खाने का प्रयोग करता है। तो इसके 2 प्रमुख तोपची आते हैं, तोपची वो होते हैं जो तोपों को चलाते हैं, ठीक है। तो एक तो है आपका उस्ताद अली, कौन है मित्रों, उस्ताद अली, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, एक तो है आपका तोपची माता, एक तो है आपका उस्ताद अली, और एक है आपका मुस्तफ़ा, ठीक है। ये दोनों कौन थे मित्रों, आपके तोपची थे बाबर के, तोप चलाने वाले, ठीक है। तो तोप का करता है प्रयोग कौन, आपका बाबर, और तोप पहली बार भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, आपके बाबर को ही जाता है। अब इब्राहिम लोदी ने देखी नहीं तोपें, और इसके पास लाखों सेना, घुड़सवार, हाथी। अब जैसे तोप चलाई, तोप की आवाज़ से जो हाथी थे, घोड़े थे, सब क्या हो गए, इधर उधर भागने लगे, यानी आधी सेना तो उन्होंने खुद ने ही मार दी, हाथी और घोड़ों ने। और बाबर ने क्या किया, सेवानी खां से युद्ध नीति सीखी थी, तुलगुमा युद्ध नीति, तुलगुमा युद्ध नीति सीखी थी। किसने सीखी थी मित्रों, आपके किसने सीखी थी, बाबर ने सीखी थी। किससे सीखी थी आपके, तो वो सीखी थी आपके सेवानी खां उज्बेकों से, ठीक है। और तोप का प्रयोग किससे सीखा, आपके ईरानियों से। बंदूकें सब लेकर आ गया बाबर युद्ध करने के लिए। अब तुलगुमा युद्ध नीति का मतलब होता है 3 ओर से आक्रमण करना, यानी अपनी सेना को क्या करता था, 3 भागों में बांट देता, 3 भागों में बांट देता। जब ये युद्ध करने जाता यहाँ पर, तो इसकी सेना युद्ध करने आती, तो ये दोनों क्या करते, पीछे से आक्रमण कर देते थे। तो ये थी तुलगुमा युद्ध पद्धति, ठीक है, जो बाबर ने सीखी थी सेवानी खां से, यानी उज्बेकों से इसने सीखी थी। तो इस तरह जो बाबर था उसने तोपों का प्रयोग किया, तुलगुमा युद्ध पद्धति की, बंदूकें चलाई, यहाँ खाई बना दी। तो सारे प्लानिंग कर रहा था बाबर, और ये तो निठल्ला इब्राहिम लोदी बैठा है पीछे बैठे बैठे के क्या मार दी, इसको गोली मार दी, और इब्राहिम लोदी आपका उधर ही क्या हो गई बेटा, उसकी मृत्यु हो गई। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध के मैदान पर मारा गया, कौन है मित्रों, आपका इब्राहिम लोदी। ध्यान रखना 21 जून 1526 ईस्वी को, 21 जून 1526 ईस्वी को क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। और इस जीत के बाद वो आपके मुगल वंश की क्या करता है मित्रों, स्थापना करता है। तो अब बेटे का क्या हो गया, सपना पूरा हो गया। सपना तो देखा ही था, अब हो गया इसका सपना, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, इसका बेटा होने लगा बीमार, हुमायूं बीमार रहने लगा। तो इसने अल्लाह से कामना की थी कि मेरी उम्र भी क्या लग जाए, हुमायूं का लग जाए। इसलिए जब हुमायूं ठीक होने लगा तो वो धीरे धीरे क्या होने लगा, आपके बीमार होने लग गया, ठीक है। तो अब इसने 4 साल उसने कंटिन्यू युद्ध किए थे, वो आपको याद रखना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। तो आपके पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है।
1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। किसका हुआ था? खानवा का युद्ध। 1528 ईस्वी में हुआ था आपके चंदेरी का युद्ध। किसका हुआ था मित्रों? चंदेरी। ठीक है, मैदानी राय था यहाँ का। और 1529 ईस्वी में आपके अफगान थे, तो 1529 ईस्वी में हुआ था घाघरा का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था मित्रों? घाघरा का युद्ध। और 1530 ईस्वी में क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु। ध्यान रखना, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। देखो, जो 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, ये आपके होते हैं इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है। लेकिन जो खानवा का युद्ध है जो आपके भरतपुर में, ये होता है आपके 1527 में, 16 या 17 मार्च 1527। कोई 16 मार्च बोलते हैं, कोई 17 मार्च बोलते हैं। आप सन याद रखो 1527 ईस्वी में, सीरीज वाइज इसको याद रखना है। जो खानवा का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके राणा सांगा वर्सेस आपका बाबर। ध्यान रखना मित्रों, इससे पहले एक बयाना का युद्ध हुआ था जो बाबर हार गया था। उस युद्ध में क्या हुआ था? बाबर की सेना ने मतलब राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को इतने बुरी तरीके से हराई कि बाबर की सेना वापस युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उसने तो साफ बोल दिया बाबर को। बाबर क्या शराबी इंसान, मस्त कबीर सिंह बना बैठा था। अब बाबर ने, जो सेना थी बाबर की सेना, उसने बोला बाबर कि आप तो बढ़िया मदिरा पी के, अपने दारू पी के बढ़िया बैठे रहते हो और हमें भेज दे तो युद्ध करने के लिए। और राणा सांगा की सेना ने इतने बुरी तरीके से हमको मारा है कि वापस युद्ध करने का मतलब ही नहीं है। हम तो वापस जा रहे हैं अपने काबुल, और आप भी अगर जान बचाना चाहते हो हमारे साथ चलो काबुल में। ठीक है, अब सोचो राणा सांगा की सेना इतनी पावरफुल है, तो ये राजा आ जाएगा राणा सांगा, तब हमारी हालत क्या होगी। ठीक है, तो उसने बोल दिया हम तो नहीं रहने वाले, हमें तो जाना है वापस काबुल। फिर बाबर ने क्या बोला? उसने बोला, रे कितने बेवकूफ़ हो तुम, ये एक मुस्लिम नहीं एक हिंदू है, ठीक है, गैर मुस्लिम है, इसके खिलाफ हमें युद्ध करना है और यहाँ मुस्लिम सत्ता स्थापना करनी है। तो बाबर ने क्या लिया? इसलिए एक जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया मित्रों? जिहाद का। एक धर्म नारा है जिहाद। क्या है? जिहाद, धर्म नारा। ठीक है, फिर बोला कि तुम्हें प्रॉब्लम ना, मैं शराब पी के बैठा रहता हूँ, चलो आज के बाद मैं शराब को नहीं छूऊंगा, कभी भी शराब को नहीं छूऊंगा। और तुम्हारा जो एक कर है, तमगा कर, जो व्यापारिक कर है, उसको भी क्या करूँगा? मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, तो अब उसने क्या क्या जिहाद का नारा दिया था। ध्यान रखना, जिहाद का नारा कब दिया था? उसने खानवा के युद्ध में। ठीक है, जिहाद का नारा दिया जो एक धर्म नारा था। जैसे जिहाद का नारा सुना, सारी सेना में क्या आ गई? एनर्जी आ गई। क्या आ गई? एनर्जी। बोला रे ये गैर मुस्लिम और ये हमारा गैर मुस्लिम के खिलाफ क्या है? हमारा युद्ध है और इस युद्ध में हमें जीतना ही होगा। तो बाबर ने जिहाद का दिया नारा, शराब को छोड़ दिया, बोला आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ रहो और युद्ध करो। और तमगा कर को क्या किया? उन्होंने समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से वापस बाबर ने अपनी सेना को मनाया, युद्ध के लिए तैयार किया और राणा सांगा के साथ वापस गया 1527 ईस्वी में। यानी आप 16 फरवरी को बयाना का युद्ध हुआ था। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध हुआ था, इसमें बाबर हारा था। ठीक है, उसके एक महीने बाद वापस ने सेना को मनाया, इकट्ठा किया, वापस युद्ध करने चला गया 1527 ईस्वी में खानवा में। किसके खिलाफ? राणा सांगा। इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, राणा सांगा की इसमें युद्ध हार जाता है। राणा सांगा हार गया। अब क्या हुआ? राणा सांगा का साथ देना आया था इसमें मैदिनी राय। कौन आया था? मैदिनी राय। ठीक है, उसने धोखा किया था राणा सांगा के साथ, लेकिन बाबर ने अगले ही साल चंदेरी के युद्ध में क्या किया? मैदिनी राय को हरा दिया। यानी इस युद्ध में मैदिनी राय की क्या हो जाती है मित्रों? हार। तो मैदिनी राय और बाबर का युद्ध कब होता है? 1528 ईस्वी में होता है। तो इसमें मैदिनी राय की क्या हो जाती है मित्रों? हार, और बाबर की क्या हो जाती है इसमें? जीत। मित्रों याद रखना, इसी युद्ध में जो बाबर है वो राजपूतों की सिर से एक मीनार का निर्माण करता है। ध्यान रखना, क्या करता है? राजपूतों के सिरों से मीनार का निर्माण करता है। किसका करता है? मीनार। यानी ये क्या करता है? ये सर है, इसके ऊपर ऐसे सर रखता है, ठीक है, ऐसे से क्या करता है? ये एक मीनार बना लेता है। ध्यान रखना मित्रों, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की जो है आपके गाजी की। किसकी उपाधि है? गाजी। ये तब धारण करते हैं जब वो गैर मुस्लिम के साथ युद्ध करते हैं और उस युद्ध को जीत जाते हैं। तो बाबर ने कौन से युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, और मैदिनी राय और बाबर का 1528 में क्या होता है? चंदेरी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में बाबर क्या करता है? राजपूतों के सिरों से एक मीनार का निर्माण करता है। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है।
ये युद्ध होता है आपके अफ़गान और बाबर के बीच में। किसके बीच में होता है? अफ़गान और बाबर। और इस युद्ध में बाबर होता है जीत जाता है और अफ़गान क्या हो जाता है? इसमें हार जाता है। ठीक है। और 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु। ये चारों युद्ध है जो क्रम वाइज आपको याद रखना है। अब 1530 ईस्वी में बाबर की हो गई मृत्यु। तो मृत्यु होने के बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इसको सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था? तो नूर अफ़गान, नूर अफ़गान, नूर अफ़गान, जिसको हम बोलते हैं आराम बाग। क्या बोला जाता है? आराम बाग, जो आपके आगरा में है। तो आगरा में पहले इसको दफनाया गया था, लेकिन 2 दिन बाद जब इसकी बाबरनामा खोली गई तब इसमें लिखा था कि मैं काबुल की जनता से प्रेम करता हूँ, इसीलिए मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो 2 दिन बाद इसको वापस कहाँ दफनाया गया? आपके काबुल में। और काबुल में क्या बना दिया? इसका मकबरा। तो ध्यान रखना मकबरा काबुल में बना हुआ है। किसका? बाबर का। मृत्यु को कब हुई? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। ठीक है। और इसकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है मित्रों? तुजुक ए बाबरी, जिसको हम बाबरनामा भी बोलते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ तक आगे बात समझ में, और आई होप आपको ये बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। और आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही।